हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ हम MPPSC के मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा हमारे बैंकिंग सेक्टर को, कि बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करते हैं और बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत हमें किस तरह की चीज़ सवाल आते हैं, उस पर हम देखते हैं। देखिए, बैंक क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, उसको हम देखते हैं। मुद्रा हमने समझ ली। अब ये जो हमारे पास मुद्रा है, हमारे जो पास पैसा है, हमारे पास जो करेंसी है या हमारे पास जो बचत है, उसको हम क्या करते हैं। जनरली पुराने ज़माने में क्या होता था, जो भी पैसा होता था हम उसको क्या करते थे, घर में लोग छुपा के रखते थे। कुछ लोग खेतों में गाड़ दिया करते थे अपने गहने या महंगी चीज़ों को या पैसों को। फिर आया बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का अगर इतिहास में हम देखें तो जनरली जो बैंकिंग सेक्टर जो लाया गया वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। उसको लाने का भी उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ उनके जो अधिकारी थे, अंग्रेजी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी, उस समय जो काम कर रही थी, व्यापार कर रही थी भारत में, उनको सहायता देने के लिए। और उस समय के जो अधिकारी, अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनके लिए ही बैंकिंग हुआ करती थी। आगे चल के धीरे धीरे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी सारे परिवर्तन हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसके बाद अभी की बात करूं तो मैं हमारा जो जनधन अकाउंट होता है, उसके तहत आज की तारीख में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये बैंकिंग सेक्टर काम करता है। कोई बैंक कैसे काम करता है। क्या होता है कि मेरे और आपके जैसे लोग, हमारी जो बचत होती है उसको कहाँ जमा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं। जो बचत होती है वो हम दो तरह से जमा करते हैं, या तो चालू खाते में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट वाला सिस्टम। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि भाई मैंने, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं या 1,00,000 रुपये हैं, तो मैंने उसको उठा के क्या कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया। अब फिक्स्ड डिपॉजिट के हिसाब से भाई उसने कहा कि हम आपको 5 साल बाद 4%, 5%, 6% या जो भी उस समय जो स्कीम चल रही हो, या जो भी स्कीम के तहत मैंने अपना फिक्स्ड डिपॉजिट लिया है, अलग अलग स्कीमें चलती हैं, अलग अलग प्लान चलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसके तहत जो भी मैंने स्कीम या प्लान ली है, उसके तहत भाई 5 साल बाद आपको इतने इतने प्रतिशत ब्याज के हिसाब से आपको 1,00,000 का इतना इतना बनेगा, और वो आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, इस तरह के जितने भी प्लान या जितने भी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत आ जाती है। फिर दूसरी तरह से मैं क्या करूँगा, मैं एक बचत खाता बनाऊँगा। बचत खाता यानी कि मान लीजिए मुझे 1,00,000 रुपये मंथली इनकम हो रही है, सारे खर्चे करने के बाद 10,000 रुपये मेरा महीना बच रहा है, तो वो 10,000 रुपये महीना जो बचेगा वो उसको मैं क्या करता जाऊँगा, बैंक में जमा करता जाऊँगा, बैंक में जमा करता जाऊँगा, बैंक में जमा करता जाऊँगा। ठीक है, या फिर अपन छोटी बचतों के देखें, कुछ लोग 100 रुपये वाला भी खोल लेते हैं, कुछ लोग 50 रुपये वाला भी। बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे बचत खाते होते हैं, तरह तरह प्रकार के बचत खाते होते हैं। तो ये जो बचत खाते होते हैं, ये छोटी छोटी अपनी बचतें वहाँ पर जमा करते जाते हैं। बदले में आपने देखा होगा जो बैंक होता है वो भी बचत खातों पे भी ब्याज देता है। हालांकि बचत खातों पे जो ब्याज होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, 1%, 2%, और जो आपने वो कोटक महिंद्रा बैंक की ऐड देखा होगा तो मैक्सिमम 6% वो देता है। तो ये जो पैसा अब बैंक के पास आया, अब ये क्या करता है, इस पैसे को जो हमसे उसने बचत खाते के रूप में प्राप्त किया है, जो उसने फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में प्राप्त किया है, इसको क्या करेगा, इसको आगे देगा। अब एक तरह से यही पैसा बैंक हमको लोन पे भी देता है। मान लीजिए मुझे कार लोन लेना है, मुझे घर के लिए लोन लेना है, या मुझे कोई बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन लेना है, तो इस तरह के लोन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इन्हीं बैंकों के पास जाऊँगा। अब ये जो बैंक है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जनता से आ रहा है। हम और आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत और ये सब करके पैसा ला रहे हैं, ये बैंक के पास आ रहा है, और फिर हम ही लोन लेने जाते हैं। मेरे और आपके जैसे लोग ही लोन लेने जाते हैं। कोई कार लोन लेने जाता है, कोई घर के लिए लोन लेने जाता है, कोई बिज़नेस करने के लिए लोन लेने के लिए जाता है, कोई पर्सनल किसी काम के लिए पर्सनल लोन लेने जाता है, कोई टीवी के लिए लोन लेता है, कोई फ्रिज के लिए लोन लेता है। तो इस तरह के ये जो लोन है,
यही हम लोग ही जाते हैं। तो ये बैंक क्या करेगा, यही जो पैसा इसने हमसे लिया है आम जनता से, यही आम जनता को क्या करेगा, लोन के रूप में प्रोवाइड करेगा। अब होता ये है कि जो बचत खाते पे, जो फिक्स डिपॉजिट पे वो जो हमको जो ब्याज देता है 2%, 3%, 5%, जैसा मैंने बताया मैक्सिमम 6% जो है, लेकिन जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमको कैसा मिलता है 13%, 14%, 8%, 10%, मतलब ये 8%, 10% से तो चालू होते हैं, ठीक है, ब्याज दर। और फिर उसके 13, 14, 15, 20 वो अलग अलग बैंकों में फिर अलग अलग स्कीम और अलग अलग लोन के तहत अलग अलग ब्याज दरें आपको देनी पड़ती है। तो ये जो ब्याज से उसने पैसा कमा लिया, ये जो मार्जिन उसने निकाल लिया, यही मार्जिन इस बैंक की कमाई होती है। आगे समझ में? ठीक। अब हमने पैसा लिया, हमने ब्याज पे लोन ले लिया, ठीक, लोन ले लिया तो उसकी किस्तें हैं, ब्याज सहित अपन ने वापस बैंक को किया। अब उससे जो बैंक रहेगा, बैंक को जो भी लाभ हुआ वो अपना लाभ रख के फिर वही पैसा हमको क्या करेगा, हमारा जब फिक्स डिपॉजिट क्लियर हो जाएगा या हमको जब ब्याज देना होगा तो उससे वही पैसा वो हमको रिटर्न कर देगा। आगे समझ में बैंक कैसे काम करता है? ठीक। अब इस तरह के कई सारे बैंक हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और जमा स्वीकार करते हों, ऋण देते हों, उधार देते हों, ठीक है। तो ये सारे काम करने वाले बैंकों को हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। अब इन सारे बैंकों के ऊपर सारे बैंक कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, इन सारे बैंकों के ऊपर भाई हमने किसको बिठा दिया, आरबीआई को। तो इन सारे बैंक, ये सारे बैंक कैसे काम करेंगे, कौन किससे जमा लेंगे, किससे नहीं लेंगे, या किस ब्याज दर पर वो लोन देंगे, किस ब्याज दर से ज़्यादा वो लोन नहीं ले सकते, क्या लोन की प्रोसेस होगी, जमा की क्या प्रोसेस होगी। कल को कोई व्यक्ति आता है, बोलता है मैंने आपके पास जो अपना पैसा जमा किया है मुझे अभी चाहिए वापस, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ये सारा चीज़, मतलब सारा कंट्रोलिंग, यानी बैंकों का बैंक कौन कहलाएगा, आरबीआई। ठीक है, इसको भी हम अगले लेक्चर में जब आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई क्या कैसे काम करता है और कैसे ये अपने निचले बैंकों पर कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा बैंकिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करें, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप पर्टिकुलर किसी बैंकिंग की सेक्टर की तैयारी कर रहे हो और आपको सीआरआर और एसएलआर नहीं पता, तो थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। तो इसको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया, मेरे और आपके जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग बैंक में जाके पैसा जमा कर। अब कि मान लीजिए अचानक मुझे लगा कि नहीं यार ये बैंक तो यार डूब जाएगा या कि ये बैंक कल को बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ों में हाल ही में देखा होगा, यस बैंक के बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा, और एक और था महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक करके, ठीक है, महाराष्ट्र शायद में था। उसमें काफ़ी सारे लोगों का पैसा बचत खाता उनने अपना जमा करके रखा था, लेकिन अब हुआ क्या कि उस बैंक के अंदर फ्रॉड हो गया, तो आरबीआई ने उस बैंक को सील कर दिया और अब कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति उस बैंक से 6 महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। अब सोचिए उनकी स्थिति क्या हुई होगी जो उस बैंक के खाता धारक होंगे। भाई पैसा उनका जमा उनने किया, मेहनत से कमा के वहाँ पे अपना पैसा जमा किया। तो ऐसी कंडीशन से लड़ने के लिए कि कोई बैंक ऐसा ना करे कि यार सबसे पैसा ले ले, हाँ जमा करो, बचत खाते में जमा करो, फिक्स डिपॉजिट पर जमा करो, और उसके बाद अचानक वो गायब हो जाए, या पैसा लेके बोले कि नहीं हम तो हमारे पास तो बचा नहीं है पैसा, या जो आप बोलो कि भाई हमारा पैसा वापस करो तो आज आना, कल आना, परसों आना, ऐसी स्थिति ना हो। तो इसके लिए ये सीआरआर और एसएलआर जैसे सिस्टम बनाए गए। इसकी मैं बात करूँ तो सीआरआर का मतलब क्या होता है, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये जो हमारा बैंक रश होता है, बैंक रश का मतलब कि अचानक किसी को पता चल जाए या सबको पता चल जाए कि यार ये बैंक डूबने वाला है या बैंक ये तो बस ख़त्म ही होने वाला है, तो सब लोग लाइन लगा के खड़े ना हो जाए कि बस हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी बैंक जो होगा उसको अपने डिपॉजिट का 4% कैश रिजर्व रेशियो में रखना होगा। यानी कि मान लीजिए आज उसके पास पूरे बैंक में आज किसी बैंक की में या किसी बैंक की एक ब्रांच में मान लीजिए सभी जो खाता धारक हैं या जितने भी उसके यहाँ पे कस्टमर हैं सबने मिला के आज 1,000 रुपये जमा किए, तो उस 1,000 रुपये में से वो क्या करेगा, 1,000 रुपये में से 960 रुपये
960 रुपये जो है वो अपने पास रखेगा और 40 रुपये यानी कि उस 1000 रुपये का 4% कहाँ दे देगा, वो आरबीआई को दे देगा। ठीक है, आरबीआई उसको सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखेगा। अब ये गणना कैसी होती है, क्योंकि हर रोज़ कस्टमर आते हैं, कोई निकालता है, कोई डिपॉजिट करने जाता है, तो हर 15 दिन के अंदर ये टोटल निकालते हैं कि भाई हर 15 दिन के अंदर, जिसको हम फोर्टनाइट कहते हैं, तो हर 15 दिन के अंदर बैंक क्या करता है, कैलकुलेशन करता है कि भाई उसके पास कितना पैसा आया। मान लीजिए 15 दिन के अंदर उसके पास 1000 रुपये जमा हुए, तो 1000 रुपये उसके पास अगर डिपॉजिट जमा होता है तो उसमें से 960 रुपये वो अपने पास रखेगा, बाकी 40 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। आगे समझ में, ये क्या हो गया आपका सीआरआर। ठीक है, सीआरआर पहले और ज़्यादा हुआ करता था। अगर पुराने समय की बात करें, जब बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे, जब हम आरबीआई की बात करेंगे, तो आरबीआई कैसे उदार हुआ और कैसे नियंत्रक से एक सहायक के रूप में वो परिवर्तित हुआ। जब इस सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि सीआरआर जो थी वो पहले और ज़्यादा थी, फिर सीआरआर को कम किया गया, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, बैंक के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, तो आगे लोन कैसे देगा। अगर वो लोन नहीं देगा लोगों को तो उससे मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तो फिर बैंक क्या हो जाएगा, बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, बैंक बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए जो सीआरआर है इसको कम किया जाता है। सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है, और इससे वो कैसे बैंकों को नियंत्रित करता है ये आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एसएलआर पे। एसएलआर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सीआरआर की तरह है। एसएलआर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1000 रुपये आपका डिपॉजिट आया, वही 15 दिन में हम गणना कर रहे हैं, तो 1000 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये बैंक को क्या करना होगा, अपने पास रखने होंगे। 800 रुपये से वो लोन में दे सकता है, लेकिन उसका जो 20% है, एसएलआर का 20% है, उसको वो जो हमारी प्रतिभूति होती है, प्रतिभूति का मतलब होता है जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, एक पेपर जिसमें सामने वाला आपको ये लिख के दे कि भाई आज हम 1000 रुपये दो और विथ इंटरेस्ट हम आपको 1 साल बाद या 1 महीने बाद इतना इतना रुपए देंगे इस बॉन्ड पेपर को वापस करने पे। ठीक, तो ये एक तरह से बॉन्ड पेपर हो गए। फिर उसके बाद सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, सरकार को भी जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो भी क्या करती है, एक बॉन्ड पेपर निकालती है कि भाई आज आप हमारे साथ इतना इतना इन्वेस्टमेंट करो या हमको इतना इतना पैसा दो, 1 साल बाद हम आपको इतना इतना लौटा देंगे। ठीक, ये हो गया। और फिर उसके बाद हो गया गोल्ड। तो इन सब के रूप में ये जो 200 रुपये हैं, 800 रुपये बैंक के पास आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1000 रुपये बैंक के पास आया, 800 रुपये उसने अपने पास रखे, और बाकी के जो 200 रुपये हैं, इन 200 रुपये से उसने बॉन्ड खरीद लिए और क्या खरीद लिया, सोना खरीद लिया। ये बॉन्ड और सोना खरीदने का मतलब या ज़रूरत इसलिए कि अगर चाहे बैंक आरबीआई चाहे तो ये भी कह सकता है कि भाई इसको 20% जो है वो आप अपने पास सेफ में रख लो या आरबीआई के पास रख दो, लेकिन होगा क्या कि इससे उस पर्टिकुलर बैंक को कोई आमदनी नहीं होगी। बैंक इसलिए काम कर रहा है आमदनी के लिए, अगर उसको आमदनी ही नहीं होगी तो फिर वो लोगों से जमा क्यों स्वीकार करेगा। लेकिन जब वो बॉन्ड में पैसा डालता है, ठीक है, बॉन्ड पेपर खरीदता है या सोना खरीदता है, तो बॉन्ड पेपर की वैल्यू भी बढ़ती है, सोने की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इस बढ़ी हुई वैल्यू से उसको क्या प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो उसकी इनकम होती रहती है। आगे समझ में, तो ये जो एसएलआर है ये कितना है, जैसे 20% यहाँ पे दिया हुआ है, शायद अभी 20% ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो 20% है ये आपको किसके रूप में रखना है, बॉन्ड पेपर के रूप में और सोने के रूप में। आगे समझ में, सीआरआर और एसएलआर। ठीक, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे सीआरआर की बात करूँ तो सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, यह वह पैसा होता है जिसे बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, सीआरआर 4% है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका मतलब है कि भारत के हर बैंक को अपनी कुल जमा का 4%, जितनी भी उसके पास कुल जमा हुआ है, कि जितना भी कुल डिपॉजिट हुआ है उसका 4% किसको रखना होगा, धन राशि के रूप में, यानी कैश के रूप में किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। उसी तरह एसएलआर की बात करूँ तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं। इसकी बात करें तो प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात, यानी कि जो भी अनुपात आरबीआई डिसाइड करेगा, 20%, 25%, 21%, 22%, जो भी वो डिसाइड करेगा, वो केंद्रीय बैंक या राज्य सरकार की प्रतिभूति यानी बॉन्ड्स के रूप में
निवेश करना होगा तो सोने के रूप में भी वो कर सकता है, इसको ही हम SLR कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, यानी जो व्यापार करने वाले सारे बैंक हैं इनको व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, आपने सुना होगा, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में अगर मैं बात करूं तो ऐसे बैंक जो शेड्यूल्ड हो, मतलब कि जिनका कहीं ना कहीं वर्णन किया गया हो, और अगर परिभाषिक रूप से देखूं तो ऐसे बैंक जो RBI के अधिनियम 1934 के अधिनियम की अनुसूची में शामिल हैं, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? शेड्यूल्ड बैंक, यानी अनुसूचित बैंक, जिनको अनुसूचित किया गया है। इसके अलावा जो बाकी जो जितने बैंक बच गए वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आगे समझ में? शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंकों की बात करूं तो इसमें से दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक, जिसको हम वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, ऐसे बैंक कौन से होते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पे दिया है SBI, उसके बाद और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो हो गए, ठीक है। फॉरेन बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक में जैसे HDFC और एक्सिस बैंक हो गए। फॉरेन बैंक की अगर मैं बात करूं तो HSBC हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो सारे बैंक हैं, और एक स्टैंडर्ड बैंक करके भी है, ठीक है। तो ये सारे बैंक क्या हैं? ये विदेशी बैंक हैं। तो ये सारे बैंक कैसे हैं? शेड्यूल्ड बैंक हैं, यानी कि RBI के जो अधिनियम है उसमें इनको सूचीबद्ध किया गया है। इसी में ये सारे जो बैंक है ये वाणिज्य बैंक यानी व्यापारिक बैंक आपके कहलाएंगे। इसी में फिर है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के बनाए जाते हैं। आगे चल के हम अगर देखें हमारे सिलेबस में सहकारी आंदोलन वगैरह है। सहकारी आंदोलन में हम उसको और अच्छे से समझेंगे कि सहकारिता क्या होती है, कोऑपरेटिव क्या होता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र में देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक भी दो टाइप के होते हैं। एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले, और अर्बन यानी आपके शहरी क्षेत्र में काम करने वाले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य बैंकों को की अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो ऐसे बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं, खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में आपको बताया कि बैंक किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर मैं वाणिज्य बैंक यानी कि व्यापारी बैंकों के कार्य की बात करूं तो क्या क्या काम करते हैं? जमा प्राप्त करना, यानी हम जाते हैं वहाँ पे अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं। ऋण अथवा उधार देना, हमें लोन चाहिए होता है, हमें ऋण चाहिए होता है तो हम बैंक में जाके ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। अभिकर्ता संबंधी कार्य का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे बैंक से रिलेटेड काम हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो एक अभिकर्ता के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा, ठीक। उसके बाद आंतरिक व विदेशी व्यापार हेतु धन की व्यवस्था, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ केतु हो गया है, वो जब आप PDF वगैरह डाउनलोड वगैरह आपको करेंगे तो यहाँ से करेक्शन कर दूंगा मैं, ठीक। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार हेतु धन की व्यवस्था। आंतरिक यानी कि मैं अगर इंटरनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे बिजनेस अकाउंट होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्रेडिट लिमिट्स वगैरह मिलती है, क्रेडिट कार्ड होते हैं। उसके बाद मूल्यवान चल संपत्ति की सुरक्षा हेतु लॉकर्स की व्यवस्था। बैंकों में लॉकर्स होते हैं, आपको पता है, उसमें लॉकर्स में लोग अपने गहने रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये सारे कार्य कौन करते हैं? वाणिज्यिक बैंक यानी व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा सहकारी बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को हम देखते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस का एक अलग ही टॉपिक है पूरा सहकारी आंदोलन, उसके तहत भी हम देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक क्या है, सहकारी बैंक क्या है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक तरह से परस्पर सहयोग। जब आप इस तरह से परस्पर सहयोग के द्वारा किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है? कोऑपरेटिव संस्था। अब परस्पर सहयोग या परस्पर सहयोग के द्वारा या पारस्परिक लाभ के लिए जब आप कोई अपना बैंक खोल लेंगे, ठीक है, तो क्या कहला जाएगा आपका? कोऑपरेटिव बैंक यानी या सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि जैसे अगर एक वाणिज्यिक बैंक की अगर मैं बात करूं तो वाणिज्यिक बैंक में क्या होता है, जो RBI का जो अधिनियम है या बैंकिंग अधिनियम 1949 है, उसकी सारी धाराएं जो होती है वो कमर्शियल बैंक
या व्यापारिक बैंक या हमारा जो वाणिज्यिक बैंक है उस पर लागू होती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, क्योंकि एक ये पारस्परिक लाभ के लिए नहीं, एक तरह से पारस्परिक सहयोग के लिए, यानी सबको लाभ देने के लिए होता है, तो इस पर आरबीआई के जो या बैंकिंग अधिनियम की जो धाराएं होती हैं वो सारी लागू नहीं होती है, कुछ लागू होती हैं और कुछ नहीं होती है। अल्टीमेटली अगर कहें तो आरबीआई का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, एक तरह से आंशिक नियंत्रण होता है। सहकारी बैंक की अगर मैं बात करूं तो सहकारी जो बैंक होता है वो 3 स्तर पे होता है। ये मुख्यतः मतलब कोई नेशनलाइज नहीं होते, ये राज्य स्तर पर ही आपको देखने मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो ये क्या है, एक सहकारी बैंक है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ पैसा लगाया होगा, आम जनता के कुछ पैसे लगे होंगे, तो इस तरह से सब ने मिलकर एक क्या बना लिया, एक सहकारी बैंक बना लिया। फिर सहकारी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 स्तर पे होता है। राज्य स्तर पर होता है राज्य सहकारी बैंक, ये पूरे राज्य में एक ही होगा, एक ही होता है जनरली, जो आपकी जो राज्य की राजधानी होती है जैसा, तो उस वहाँ पे ही इसका मुख्यालय होता है। फिर होता है जिला और केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला और केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करूँ तो इसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं और जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। आपके भी ज़िले में कोई ना कोई जिला सहकारी बैंक होगा, तो ये हर एक ज़िले में होता है। और इसका काम क्या होता है, जितने भी कार्य जो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना, चेक बुक हो गया, और ये सारे काम कौन करता है, ये केंद्रीय सहकारी बैंक करते हैं। फिर उसके नीचे जो स्तर है, जो ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे छोटे स्तरों पे काम करते हैं, छोटी छोटी समितियों के रूप में काम करते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक साख समितियाँ। ये गाँव में ग्रामीण स्तरों पर बनाई जाती हैं। इनको और देखते हैं, प्राथमिक साख समिति को थोड़ा देखते हैं। प्राथमिक साख समिति की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है प्राथमिक कृषि समिति और दूसरी है प्राथमिक गैर कृषि समिति। कृषि समिति की बात करूं तो ये गांव लेवल पर ऐसी समितियां होती हैं जो कृषि से संबंधित काम करती है। कृषि ज़्यादातर जो किसान होते हैं उनसे उनको जमा स्वीकार करना, उनको उधार देना, कृषि कार्यों के लिए उधार देना, कृषि उपकरणों के लिए उधार देना, या उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना उनकी कृषि कार्य के लिए। उसी तरह से कुछ समितियाँ जो गैर कृषि का कार्य करती है, जैसे कि किसी को एक तरह से पर्सनल लोन चाहिए या ज़मीन वो अपनी रख कर ऋण लेना चाहता हो, तो इस तरह के कार्य करना, तो ये गैर कृषि वाले जो कार्य हैं इनकी जो समितियां होती है वो होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 मुख्य रूप से इनको विभाजित किया जाता है। चलिए, हमने अभी देखा सहकारी बैंक देख लिया, वाणिज्यिक बैंक देख लिया, बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम करता है, ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब एक सवाल है कि भारत के या भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकों का जो महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है या क्या महत्व रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र का। अगर मैं आज के समाज की बात करूं या वर्तमान की बात करूं तो आज का जो समाज है उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बैंक इन आर्थिक गतिविधियों की एक तरह से आधारशिला है। बैंकिंग कार्यों की बात करें तो सबसे पहला ये है कि जो बैंक होते हैं वो हमारी जो बचत होती है उसको उत्पादन कार्यों में प्रयोग करता है। बैंक पूंजी के या मुद्रा के हस्तांतरण का कार्य करता है। बैंक मुद्रा प्रणाली में लोच या लचीलेपन को बनाए रखता है, यानी कि मुझे अगर मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या मुझे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, या मुझे अपने पैसे को कहीं सुरक्षित रखना हो, तो बैंक इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। इसके बाद बैंकिंग आदत को बढ़ावा देने में भी बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग प्रणालियाँ हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। भुगतान की सुविधा ये प्रदान करते हैं। किसी भी तरह का भुगतान मुझे आपको करना है या आपको मुझे करना हो तो मैं चेक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कई सारे माध्यम ये आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लॉकर्स वगैरह ये उपलब्ध करवाते हैं। सरकार को सहायता, सरकार कई सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे कि आपने देखा होगा सब्सिडी देना हो गया, स्कॉलरशिप्स देना हो गया, ठीक है। इस तरह से कई तरह के कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उनको भी बैंक सहायता प्रदान करती है। वित्तीय संसाधनों के संरक्षण के रूप में ये कार्य करती है। उसके बाद जितने ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा तो रोज़गार में भी उतनी वृद्धि होगी। एक बैंक बढ़ेगा, उसकी फिर कई ब्रांचेस होंगी, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था जमा एकत्रीकरण के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों का अभिनव प्रयास, यानी कि किस प्रकार जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो जमा एकत्रित करते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। अगर जमा की बात करूं तो जमा एक होता है जमा एकत्रीकरण, फिर होता है समय जमा खाता जिसको हम कहते हैं, टाइम डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
एक समय के लिए आपने पैसा जमा किया है। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं कि 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक। चालू खाता आप लोगों को पता है, चालू खाता। बचत खाता जिसमें आप अपनी छोटी छोटी बचतों को वहाँ पे बैंकों में जमा कर सकते हैं। होम सेफ बचत खाता, होम सेफ बचत खाते में क्या होता है कि ये बहुत ही छोटी छोटी बचतें, जैसे कि आप जिसको रिकरिंग कहते हैं कि भाई 10 रुपये रोज़ का या 100 रुपये रोज़ का, इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी बचतों को आप इसमें जमा करते हैं। आवर्ती जमा खाता वही होता है कि आपका जो टाइम डिपॉजिट होता है कि भाई इतने इतने समय में आपको इतना 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 पैसा देते जाएंगे या इतने इतने समय से एक आप पैसा उसमें निकाल सकते हैं, तो एक समय निर्धारित होता है। खुदरा बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग यानी रिटेल बैंकिंग क्या है, ये भी एक सवाल एक बार पूछा गया था। देखिए, वाणिज्यिक बैंक जितने भी कार्य करते हैं, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं, ठीक है, ये जो भी कार्य करते हैं ये सारे खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत आता है। और अगर बात की जाए रिटेल फाइनेंसिंग क्या होती है, तो जितने भी चीज़ें फाइनेंसिंग के अंतर्गत छोटी वाली होती है, जैसे जो हमारे एक आम आदमी के लिए जो लोन दिए जाते हैं बिजनेस पर्पस को छोड़कर, ठीक है, तो ये सारे आपके रिटेल फाइनेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। अपन देखते हैं खुदरा बैंकिंग। खुदरा बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये आपको एक तो आपसे जमा स्वीकार कर रहे हैं, आपको पूरी बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि आप इसमें कई तरह के खाते खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट से लेकर बचत खाते तक खोल सकते हैं। उसके बाद ये आपको क्या दे रहे हैं, लॉकर की सुविधा दे रहे हैं। उसके अलावा इन बैंकिंग क्षेत्रों के द्वारा आपको क्या प्रदान किया जा रहा है, छोटे व्यापारिक लोन, घर हेतु लोन, वाहन हेतु लोन, फर्नीचर हेतु लोन। इसमें क्रेडिट कार्ड भी आपका शामिल हो जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से क्योंकि आप कुछ परचेस कर सकते हैं, मोबाइल परचेस कर सकते हैं, या आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो परचेस कर सकते हैं, या आप अपनी कहीं होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो आप वहाँ से आप खाना परचेस कर सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपके किसके अंतर्गत आ जाती है, पूरी खुदरा बैंकिंग यानी रिटेल बैंकिंग के तहत आ जाती है। अब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग बैंक्स हैं। हालांकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उनके काम लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग बैंक जो होते हैं वो अलग अलग सेक्टर के लिए में एक थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं, थोड़ा से विशेषज्ञता या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो होम फाइनेंस यानी कि घर फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ आपने ऐसे फाइनेंस कंपनियां देखी होंगी या कुछ ऐसे बैंक देखे होंगे जो गाड़ी फाइनेंस या व्हीकल फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ फाइनेंस कंपनियां या कुछ बैंक अपने ऐसे देखे होंगे जो व्यापारिक लोन, इंडस्ट्रियल लोन या बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार भी बैंकों को वो किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या किस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी अलग अलग विभाजित किया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए गृह वित्त क्षेत्र में कार्यरत अभिकरण यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो HDFC यानी कि उसका फुल फॉर्म ही है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये इसका पूरा ध्यान मतलब ज़्यादातर काम क्या है, हाउसिंग फाइनेंस में काम करना। अब कोई बोले कि यहाँ पे सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस होती है, क्या मैं वहाँ बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता? बिल्कुल आप खोल सकते हैं। क्या वहाँ मुझे चेक इशू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस को लेकर गृह क्षेत्र के निर्माणों को लेके या घर के लिए लोन को लेने के लिए SBI ना एक अलग ब्रांच या एक तरह से एक अपना संस्थान खोल लिया है, उसको हम बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक गृह वित्त, SBI होम फाइनेंस। उसके बाद आपने नाम सुना होगा HUDCO यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी एक कॉरपोरेशन है, ये भी एक बैंकिंग है। इसकी अगर बात करें तो इसमें भी आप सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य या इसको स्थापित करने के समय जो भी मूल उद्देश्य रहा वो क्या रहा कि हमें शहरी आवास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ऋण को या साख को प्रदान करना है। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक अलग ही शाखा खुल गई है। LIC तो आपकी अलग ही चलती है, उन्होंने एक हाउसिंग फाइनेंस करके एक अपनी अलग शाखा खोल ली। उसके बाद उसी के अलावा अगर मैं बात करूं ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी किस में काम कर रही है, होम फाइनेंस के लिए, ठीक है ना, आवास ऋण के लिए। उसके बाद उसी तरह से मैं देखूं IHFL यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग, फिर DHFL जिसका फुल फॉर्म है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये जो संस्थानें हैं, ये जो ऐसे संस्थानें हैं जो किसके लिए काम कर रहे हैं, आवास के लिए। इसी तरह से कुछ ऐसे होंगे जो वाहनों के लिए काम करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो औद्योगिक विकास पर, ये बड़े बड़े उद्योगों को बस फाइनेंस करते होंगे।
तो इस तरह के जो अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग जो बैंकिंग सेक्टर है, अलग अलग जो फाइनेंस है, फाइनेंस कंपनियां हैं या अलग अलग जो बैंक हैं, ये अलग अलग फाइनेंसिंग सेक्टर पर अलग अलग तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक योजना आई थी, वो थी अग्रिम बैंक योजना। अग्रिम बैंक योजना के बारे में हम देखते हैं। अग्रिम बैंक योजना की अगर मैं बात करूं तो अग्रिम बैंक योजना की 1969 में एक गडगिल समिति बनाई गई थी कि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में और ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसको, या बैंक जो है इसको ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी हर आम आदमी तक इसको कैसे पहुंचाएं। इस समिति के आधार पर या इस समिति के सिफारिशों के आधार पर अग्रिम ग्रामीण योजना को लाया गया। अब इसका जो उद्देश्य बनाया गया, उद्देश्य क्या था इसका, जो कृषि क्षेत्र के लघु उद्योग थे या ग्रामीण उद्योग थे या अर्ध सरकारी क्षेत्र जो थे, वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसमें क्या किया जाता था कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, उसको एक ज़िला आवंटित कर दिया जाता था कि भाई इस पर्टिकुलर ज़िले में तुम काम करोगे। तो उस पर्टिकुलर ज़िले में जो लघु उद्योग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र वाला जो इलाका है, वहाँ पर ऋण सुविधाएं वगैरह उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती थी, उस पर्टिकुलर बैंक की, उस पर्टिकुलर शाखा की, यानी कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो अग्रिम बैंक की भूमिका में आ जाता था। ठीक है, तो ये थी अग्रिम बैंक योजना। तो चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे पेड यूज़र हैं तो इससे रिलेटेड आपको PDF और सिनॉप्सिस आपको मिल गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।